हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका एग्जाम होने वाला है, आपका 13 जुलाई का आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हम आपको ये वीडियो का हमारा सेट 2 होने वाला है, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे हमारा आपका वायु हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन जो हमको प्रकृति से मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? तो बोल रहा है पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक विद्यालय है, शिक्षा की व्यवस्था। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, HYV का क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है अधिक उपज करने वाला बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, HYV बीज बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा भौतिक पूंजी उन संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोजमर्रा के उपयोग में मदद करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक पूंजी बोलते हैं। स्थायी पूंजी किसको बोलते हैं? औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, ये सब जो हम लोग खरीदते हैं बिजनेस के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक स्थायी पूंजी कहला जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बोल रहा पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं? तो याद रखिएगा पालमपुर गांव में जो 75% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारत में कौन कौन सी कृषि ऋतुएं होती है? तो भारत में होता है 2 कृषि ऋतु होते हैं, एक रबी ऋतु होता है और एक आपका क्या होता है, खरीफ ऋतु होता है। हरित क्रांति के क्या हानिकारक प्रभाव? तो हरित क्रांति का अगर हम लोग हानिकारक प्रभाव देखते हैं तो हरित क्रांति में भूमि की उर्वरता या उपज की शक्ति में कमी आ जाती है। आगे देखिए रबी फसल में या रबी ऋतु में उगने वाला फसलों का नाम लिखिए। तो रबी ऋतु में जो उगता है फसल गेहूं, जौ, चना, मटर आदि। पालमपुर गांव में किसान वर्ष में कितने फसलें उगाते हैं? तो पालमपुर गांव में किसान एक वर्ष में 3 फसलें उगाते हैं। भारत के पड़ोसी देशों का नाम क्या है? तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ आपका सीमा टच होता है, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, ये हमारा भारत के पड़ोसी देश का नाम है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और कौन से देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं? तो उपमहाद्वीप एक विशाल भौगोलिक इकाई है जो शेष महाद्वीप से अलग दिखाई देती है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सम्मिलित है। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो कर्क रेखा से आप क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं? तो देखिए कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से गुजरने वाली रेखा होता है जो पूरे देश को, पूरे भारत देश को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जो आपका भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमारा एक ट्रिक है, याद रखिएगा मित्र पर गमछा झाड़। क्या याद रखिएगा? मित्र पर गमछा झाड़। देखिए मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गमला, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो हमारा 8 गो राज्य का नाम हो गया, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 4 गो और 3 गो, 7 गो और 1 गो अकेला झारखंड, 8 गो। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखते हैं भारत की सीमाओं की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो याद रखिएगा जो हमारा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य की सीमा ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही समुद्र तट से मिलती है। आगे अगर हम लोग देखते हैं भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा।
भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। आगे अगर देखते हैं भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश, म्यांमार है। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है? तो चीन, नेपाल, भूटान हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा बिंदु बोलते हैं। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? 2004 में। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है? तो बांग्लादेश। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया? तो 7000 किलोमीटर कम हो गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान और पुर्तगाल में कौन भारत से सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील। बंगाल की खाड़ी किस महाद्वीप में स्थित है? अंडमान निकोबार हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? स्वेज नहर है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।